Hello everyone. Now it is very understandable that every person, every student who will be appearing for CAT 2025 would like to cross this barrier of 99 percentile when it comes to your overall percentile या फिर हम sectional percentiles की बात करें. So DILR section is not a different thing and जितने भी students ये session देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं, कहीं पे भी बैक ऑफ माइंड में उनके दिमाग में यही चल रहा है कि यार 99 परसेंटाइल कैट के LRDI सेक्शन में कैसे क्रैक करें. तो सिर्फ सोचने से 99 परसेंटाइल नहीं आ जाता. तो वी शुड बी डिवाइजिंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी एंड बनाने के बाद उस स्ट्रैटेजी पे वर्क करना पड़ेगा, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा. तभी ये जो अनअचीवेबल सी थिंग जो अभी लग रही है, अनअचीवेबल टारगेट अभी लग रहा है, इस टारगेट को अचीव कर पाओगे. राइट? तो स्ट्रैटेजी बहुत सारी मिलेंगी. ठीक है, हर इंसान, हर फैकल्टी आपको कुछ नया ही बता के जाएगा, बट ओवरऑल हर फैकल्टी आपको यही बोलेगा कि भाई प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी. राइट? सो फ्रेंड्स, इन दिस सेशन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अ डिफरेंट थिंग, but I'll be telling you, I'll be showing you some facts using which you will set a proper target and then devise a proper strategy. ठीक है? तो किसी भी एग्जामिनेशन को अगर हम टैकल करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस एग्जामिनेशन ने प्रीवियस ईयर्स में कैसे बिहेव किया है, क्या पैटर्न रहा है, स्टूडेंट्स की कैसी परफॉर्मेंस रही है, कितने मार्क्स स्कोर करने पर कितनी परसेंटाइल आई है. अगर हम हमारे सामने अगर ये चीज क्लैरिटी से है, then we'll be able to set our target properly and then we'll be able to prepare accordingly. Right? Now, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमें क्या अचीव करना है, and they keep preparing, they keep running after things blindly. So if you will run after the things blindly, you will fall down, you will fall down at a particular time. ठीक है ना कभी आके गिर ही जाओगे अगर आप प्रॉपरली जो आपको सामने देखना चाहिए अगर आप उस चीज को नहीं देख पा रहे हो. ठीक है? सो इट्स ऑलवेज बेटर टू सेट आवर टारगेट्स प्रॉपरली. टारगेट सेट करने के लिए टारगेट पता होना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड बी नोइंग. CAT analytics for data interpretation logical reasoning section. Right? Now this is how CAT has behaved over the last few years. So this is LRDI pattern so far. I have kept the LRDI pattern starting from 2017 up till 2024. So अगर मैं 2024 से शुरुआत करता हूं, so CAT के अंदर टोटल 5 सेट आए थे जिसमें से 3 सेट में 4 क्वेश्चंस थे एंड 2 सेट में 5 क्वेश्चंस थे. सो ओवरऑल 22 क्वेश्चंस हमें करने थे इन 40 मिनट्स. राइट? तो 40 मिनट्स में 22 क्वेश्चंस करने थे लास्ट ईयर कैट में. नाउ ईयर बिफोर दैट देयर वर 4 सेट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच, सो दैट मींस 20 क्वेश्चंस, 2 लेस देन द प्रीवियस ईयर एंड द टाइम अलॉटेड वाज सेम. तो क्या हम बोल सकते हैं कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए फ्रॉम 23 से 24, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी कुछ चेंज हुआ होगा? सो डेफिनेटली यार लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरी ईयर ऊपर नीचे होता रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी डज नॉट मैटर with like it will not depend on or it will not make any difference to the percentile that you will be scoring. ठीक है ना? अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो पेपर इजी है या पेपर डिफिकल्ट है या पेपर मॉडरेट है, आपकी परसेंटाइल अच्छी आएगी ही आएगी. राइट? नाउ ईयर बिफोर दैट कैट 22 में 4 सेट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस, सिमिलर पैटर्न, बट 2021 में कुछ डिफरेंट ही पैटर्न था. 2 सेट्स ऑफ 6 क्वेश्चंस एंड 2 सेट्स ऑफ 4 क्वेश्चंस. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल सेम थे, बट दे वर डिवाइडेड इन डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज पर दी सेट्स. ओके? कैट 2020 में 24 क्वेश्चंस थे, अगेन 40 मिनट्स में करना था. 2 sets of 6 questions and 3 sets of 4 questions. Right? So over the years we can see that the pattern of LRDI has been changing. So the only thing that is constant about CAT DILR section is the change. हर साल change तो होता ही है. ठीक है? हर साल नहीं हुआ तो 2 साल बाद कुछ ना कुछ चेंज हो गया, तो ये चेंज हमें देखने को मिल ही रहा है. सो इफ आई से दैट CAT 2025 DILR सेक्शन में
आपको सेम एग्जैक्टली सेम पैटर्न मिलेगा जो 24 में फॉलो हुआ था, देन आई मे बी इनकरेक्ट, आई मे बी करेक्ट बट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट इट राइट नाउ स्टैंडिंग हेयर, ठीक है ना। तो जो पैटर्न होगा वो कुछ भी हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रिपरेशन, राइट। 20 क्वेश्चंस हैं, 22 क्वेश्चंस है, क्या ही फर्क पड़ेगा मेरी प्रिपरेशन पे, राइट। एक सेट में 4 क्वेश्चंस हैं, एक सेट में 5 क्वेश्चंस हैं, या फिर एक सेट में 6 क्वेश्चंस हैं। अगेन इट शुड नॉट like affect the preparation that you are doing. Okay, so this is just the pattern I wanted to show you. Before CAT 2020 it was a 1 hour section, तो हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, but still it is there in front of you, right? Now moving ahead, let's talk about ये जो जितने years का मैंने अभी CAT का analysis किया DILR section का, so what type of questions have been asked, ठीक है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से पर्टिकुलर एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। सो इफ यू लुक एट द टॉप ऑफ दिस लिस्ट, रीजनिंग बेस्ड डीआई। सो रीजनिंग बेस्ड डीआई एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कैट में, राइट। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स जो भी मैंने एनालिसिस किया है, a total of 10 sets I have seen in in CAT DLR section asked from this area. Now reasoning based data interpretation, it is followed by matrix and grid, matrix arrangement type of questions. तो अगर मैं इनको combine कर देता हूं तो total 7 plus 7 14 sets. This is not questions, this is the number of sets. Okay, अब सेट में 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, right? So 14 sets have been asked. Next is the Venn diagrams, a total of 7 sets I have seen, which includes 3 set Venn diagrams, 4 set Venn diagrams, maxima minima type of questions based on Venn diagrams, so everything, right? So you can have a look at this entire list and you can decide the importance of topics. Or rather than looking at the importance of these topics based on the number of questions that have been asked, it will be better if you look at all these topics as a syllabus for yourself, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैट में पूछे गए हैं। नाउ दिस लिस्ट इज नेवर एंडिंग, मैंने सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं, दीज आर 11 एंड दीज आर सम मोर टॉपिक्स, सो अ टोटल ऑफ 17 टॉपिक्स। नाउ the thing, any type of set that cannot be put in any of the above topics is kept in miscellaneous. So miscellaneous का नंबर देखोगे तो सबसे ज्यादा है, so miscellaneous में सारी चीजें अलग अलग मिलेंगी, right? So you can have a look at all these areas that have already been asked in the last 7 to 8 years of CAT examination, right? चलिए आगे चलते हैं to the more important thing, the level of difficulty, right? Now हमें ऐसा लगता है, स्टूडेंट्स को मैं भी पढ़ाता हूं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट की, बट एवरी ईयर इन द बिगिनिंग स्टूडेंट्स कम अप विद अ नोशन कि भाई कैट में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो सारे डिफिकल्ट ही होंगे। तो अगर मैं क्लास में कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हूं एंड उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी है, तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भाई ये कैट का क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। एंड अगर मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता हूं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई ये तो कैट का क्वेश्चन जरूरी ही होगा, बट ऐसा नहीं है। So look at out of every 100 questions, ये मेरा ये मेरी कैलकुलेशन है अपनी after studying last 7-8 years of CAT examination, especially DILR section. So out of every 100 questions in CAT that we generally see, 7 are easy, 24 are from easy to moderate, 28 are moderate level of difficulty, 21 are between moderate to difficult, and 20 are very high level of difficulty. Okay, so if I leave these two which are above the moderate level of difficulty and keep myself in this region, 7 plus 24 plus 28, that is a total of 59 sets out of every 100 sets have been easy to medium level of difficulty, right? And these are the type of sets that we will have to target and leave behind these. Okay, so basically मैं आपको क्या बोल रहा हूं, just target 60% of the questions, 60% of the questions को अगर target करोगे and उनको correctly attempt करके आ जाते हो, okay, no need to enter those medium to higher level of difficulty questions.
राइट? तो ये 41 सेट थे आउट ऑफ 100, 40% अप्रोक्सीमेटली। तो रिमेनिंग 60% को टारगेट करो जो इजी है, इजी टू मीडियम है, या फिर मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच आर अबव मॉडरेट, अबव मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, राइट? तो अगर मैं इन 60 क्वेश्चंस को टारगेट कर लेता हूं, सो लास्ट ईयर अगर 22 क्वेश्चंस थे, 22 क्वेश्चंस अगर लास्ट ईयर थे, 22 का 60% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, 22 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 6, ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस। या फिर अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं कैट में, इसका 60% होगा 12 क्वेश्चंस। सो इफ आई टारगेट 12 to 13 क्वेश्चंस इन कैट एग्जामिनेशन in LRDI section, then let's see where will I stand. Okay, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, so multiply 3 and I may be getting a total of 36 to 39 marks in DILR section. ठीक है? So अगर किसी स्टूडेंट के 36 या 39 मार्क्स आ जाते हैं DILR सेक्शन में, so let's understand where that person will stand if I'll talk about last 4 years. Okay, this is the list. Now, the person in CAT 2024 who has scored 34 marks is successfully able to achieve 99.5 percentile. मेरे 35 marks थे, okay, right? So, I'm talking about the raw score. Raw score, मैं scaled score की बात नहीं कर रहा. So, raw score की अगर मैं बात करता हूं, so अगर मेरे 35 marks हैं, मैंने check किया था, मेरे 35 marks बन रहे थे, okay? So I was above 99.5 percentile. अगर मेरे मार्क्स 34 हैं रॉ स्कोर, सो मेरे 99.5 परसेंटाइल बन सकते हैं एट अ स्कोर ऑफ 31 अप्रोक्सीमेटली। ये डेटा प्रूवन नहीं है, दिस डेटा आई हैव डन माय ओन रिसर्च लुकिंग एट द स्कोर शीट, द मार्क्स एंड द अटेम्प्ट्स ऑफ माय स्टूडेंट्स, ओके? सो दिस इज हाउ आई हैव मेड दिस डेटा, राइट? सो एट a raw score of 31 marks, you will be able to get 99 percentile, right? Now we were talking about how many marks? 36 marks. 12 questions अगर correctly attempt करके आता हूं मैं, then you will be at 36 marks. 36 marks is more than 34, so understand where will you stand as far as your percentile is concerned in DILR section, right? So अगर आप 50% ऑफ द क्वेश्चंस भी करेक्टली अटेम्प्ट करके आ जाते हो, देन यू विल स्टैंड अ चांस टू बी इन टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट्स. दैट मींस यू हैव ऑलरेडी क्रॉस द बैरियर ऑफ 99 परसेंटाइल. आधी से ज्यादा जनता को ये पता ही नहीं होता, आधी से ज्यादा छोड़ो, मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कैट में कितने अटेम्प्ट करने चाहिए. सो ऑन द डे ऑफ कैट, आउट ऑफ लेट्स से 22 क्वेश्चंस, अगर वो उस दिन 8 या 9 क्वेश्चंस ही कर पाते हैं, so they think that उनका कैट का पेपर बहुत ही बुरा हुआ है, but this is actually not true. 8 questions correctly, 9 questions correctly, you will be at a raw score of somewhere around 27, okay? 27 raw score, you have definitely crossed the barrier of 95 percentile if I look at CAT 2024. all right, fine. तो 8 questions, 9 questions अगर सही हो जाते हैं, then please don't let your morale down and keep attempting the questions, right? 30 minutes बाद, 35 minutes बाद, 30 minutes बाद, 40 minutes का सेक्शन है, 30 minutes बाद अगर ये दिखता है कि भाई मेरे तो 2 ही सेट क्रैक हो पा रहे हैं, तो थर्ड सेट में जाने का फायदा ही नहीं है. नहीं, 2 सेट क्रैक हो गए हैं, 4-4 क्वेश्चंस के, 5-5 क्वेश्चंस के, you are able to attempt 2 sets and out of 10 questions, let's say in 2 sets आपके 7-8 correct हो जाते हैं, then that is a wonderful score to achieve in CAT examinations DILR section. ठीक है? तो अपना मोरल डाउन मत करो, वहीं से ही और क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन और निकालने की कोशिश करो, and these questions will take you to 99 or 99.5 percentile. Same thing you can look at the other years. So CAT 2024 में 22 क्वेश्चंस थे, 66 मार्क्स का पेपर था. CAT 23, 22 and 21 में 20 क्वेश्चंस थे, तो 60 marks, 60 marks, 60 marks. So these are out of 60 marks. So if you have
around 50% of the marks, then you will be somewhere around this area. So 99 को just touch कर पाओगे अगर आपके 50% marks भी आ जाते हैं DILR section में, right? This is the truth, this is the reality, right? So now we understand things, so we should be making our strategy accordingly for the DILR section of CAT 2025. अब strategy बहुत ही basic है, टॉपिक्स पता होने चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे कैट DILR सेक्शन में, जिनमें से लास्ट फ्यू इयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो ऑन दिस साइड यू कैन सी द टॉपिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स टू द हायर लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये कुछ ना हायर लेवल नहीं है यार, एक डिफरेंट तरीका है डेटा को देने का। आपको सिर्फ डेटा रीड करना आना चाहिए, क्वेश्चंस का कुछ लेवल नहीं होता, क्वेश्चंस सारे के सारे सेम होते हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन मैं टेबल्स में बना सकता हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं बबल चार्ट्स में भी बना सकता हूं। सो एक टेबल को मैंने बबल चार्ट की फॉर्म में दे दिया, क्वेश्चंस को एग्जैक्टली सेम रखा। तो हम सोचते हैं कि भाई बबल चार्ट का क्वेश्चन, कैंडलस्टिक का क्वेश्चन, कैंडलस्टिक तो लास्ट ईयर आया था, कैंडलस्टिक का क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होगा। नहीं भाई, कैंडलस्टिक का जो डेटा है उसको मैं टेबल में बना के दे देता हूं, तो आप बोलोगे कि भैया क्वेश्चन इजी हो गया। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, इन क्वेश्चंस का लेवल सबका सिमिलर ही होता है। इट्स जस्ट दैट आपको डेटा रीड करना आना चाहिए, वैल्यूज पिक करनी आनी चाहिए चार्ट में से, एंड देन यू शुड बी वेल वर्स्ड with the concepts of percentages, averages and ratios so that you'll be able to tackle all these questions. और प्रैक्टिस दुरुस्त होनी चाहिए, ठीक है? प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। All right. On this side of the screen you will see the areas of logical reasoning. तो ये सब चीजें logical reasoning में आ चुकी हैं, previously years में पूछी जा चुकी हैं। Arrangement, selection, distribution में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। You have seen questions from games and tournaments, Venn diagrams and so on so forth. So ये आपका सिलेबस है, समझ लो। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन का सिलेबस की अगर बात करूं तो आप बोलोगे भाई लिमिटेड है। I'll say it's not limited, it's infinite. ठीक है, क्वांट में सिलेबस लिमिटेड है, बट प्रैक्टिस तो इनफाइनाइट होती है ना। अगेन यहां पे क्वांट से शायद कम सिलेबस मिलेगा, बट प्रैक्टिस आपको क्वांट से भी ज्यादा चाहिए होगी। ओके, इट्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सिलेबस तो नहीं पता ना, सिलेबस क्या है, कहां से कौन से एरिया में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। सो एज पर दी ट्रेंड दैट इज फॉलोड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, आप अपनी प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रिपरेशन कर लेते हो। तो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ज्यादा ओपन एंडेड चीज हो गई, ये इतना ओपन एंडेड नहीं है DI और LR। तो आपको एरियाज पता है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एंड क्वेश्चंस की कमी नहीं है आपके पास। आपके पास ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है गिवन बाय PW, राइट? आपके पास ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स हैं जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपके पास रेफरेंस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो इन सब से बस प्रैक्टिस करनी है, एंड विद इनफाइनाइट प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू अचीव दैट टारगेट ऑफ 99 परसेंटाइल, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी, लाइक जो फॉलो करनी चाहिए, तो स्टडी मटेरियल के बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो एक बार देखते हैं स्टडी मटेरियल क्या क्या है। हमारे पास बेसिक स्टडी मटेरियल है जिसमें बेसिक टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, देन वी हैव टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वी हैव फुल लेंथ टेस्ट जो टेस्ट सीरीज में आएंगे, हमारे पास मॉक पेपर्स मिलेंगे, राइट? एंड देन वी हैव प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर आवर रेफरेंस, and then books from famous authors, right? So ये सारा study material है हमारे पास, and this is not a less study material. Fine? Nobody like I have been teaching since last 18 years. Nobody is able to finish the entire study material जो एक institute से मिलता है, and PW is not a different thing. PW ने भी आपको बहुत सारा study material दिया है, and I will be there with you till the end. फिनिश करो ये वाला मटेरियल, I'll suggest you what else you will have to do as far as your practice is concerned, right? So after this let's talk about some basic tips and techniques that we should be follow. तो कुछ जादू नहीं है, ठीक है? बहुत बेसिक हाइजीन फैक्टर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं कैट तक, ठीक है? अब मैंने ये जो टिप्स है ना, ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो बेसिकली बिगिनर्स हैं, so if you are a beginner in this game, right? अगर beginner हो तो आपको क्या करना है, divide the remaining days in 3 parts. तो आप ये सेशन February एंड में देख रहे हो,
मार्च में देख रहे हो, अप्रैल में देख रहे हो, जितना भी अब टाइम आपके पास बचा है नवंबर तक, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में क्या करो, सारे के सारे बेसिक्स को फिनिश करो। तो मैंने टॉपिक्स की लिस्ट दी थी आपको, तो हर एक टॉपिक पे लेट्स से आपके पास बेसिक्स को फिनिश करने के लिए 2 मंथ्स हैं और आपके पास 20 टॉपिक्स हैं। ओके, सो 20 टॉपिक्स 60 डेज, सो गिव 3 डेज टू एवरी टॉपिक। इनफैक्ट 3 की जगह 2.5 डेज दो ऑन एन एवरेज, सो दैट जो एक्स्ट्रा डेज बचे वो आप थोड़ा सा रिवीजन के लिए रखो पीरियोडिकली। सो 10 डेज में जितने टॉपिक्स किए 11th और 12th डे पे उसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट 10 डेज में जितने टॉपिक किए नेक्स्ट 2 डेज में उनको रिवाइज करो, इस तरीके से चलो। सो 3 days फॉर अ टॉपिक, नो, गिव इट 2 days, जिस भी तरीके से आप डिवाइड कर रहे हो एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, बट फिनिश द बेसिक्स इन पार्ट नंबर 1। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं एंड फुल लेंथ टेस्ट हैं उन पे टाइम स्पेंड करना है। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी होगी, सो पार्ट नंबर 3 विल बी डेडिकेटेड टू टेस्ट सीरीज एंड ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को कैसे पिक करना है, नाउ व्हेनेवर यू आर डन विद पार्ट 1 एंड पार्ट 2, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे अभी नहीं जाना है, अदरवाइज डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं उसको फॉलो करो इन केस you want to make most out of the time that you will be spending on your studies। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर पेपर अभी नहीं देखने हैं, मॉक टेस्ट सीरीज अभी नहीं करनी है, तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट फिनिश करो, देन एंटर द टेस्ट सीरीज एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 24 के पहले करो, देन 23, 22, 21 एंड सो ऑन, कीप गोइंग इन रिवर्स ऑर्डर, जितना भी पीछे तक जा सकते हो। राइट, कैट 2015 से ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 24 से स्टार्ट करके 2015 तक, 2015 तक के पेपर्स कर लो, बिकॉज 2015 से पहले डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप की आती थी। सो 24 से स्टार्ट करो, 23, 22 एंड अप टिल 2015, लास्ट 10 इयर्स के पेपर आपके लिए रेडी है। हर साल ऑन एन एवरेज, लाइक अगर लास्ट 4-5 साल की बात करो तो 3-3 स्लॉट्स होते थे, हर एक स्लॉट में ऑन एन एवरेज 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, सो 15-20 सेट्स हर एक ईयर में मिल जाएंगे। तो लास्ट 5 इयर्स की अगर बात करें, 4 इयर्स की बात करें, तो 60-70 सेट्स तो यहां से मिल गए। फिर उससे पहले 2-2 स्लॉट होते थे, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते थे नंबर ऑफ सेट्स ज्यादा होते थे। सो ऑन एन एवरेज आपको हर साल 15-20 सेट तो मिल ही जाएंगे। 10 साल में आपको 150 से 200 सेट मिल गए, और क्या चाहिए प्रैक्टिस के लिए, राइट? ठीक है, चलिए, नाउ दिस इज फॉर द बिगिनर्स। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि डेली बेसिस पे ना एक फिक्स कर लो कि मेरे को 2 घंटा 2.5 घंटा LRDI पे स्पेंड करना ही करना है। ऑल्सो ऐसा मत करो कि अगर DI स्टार्ट किया तो 10 दिन तक DI पढ़ते जा रहे हो, मोनोटोनस हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। तो आप क्या करो, 2-3 दिन DI पढ़ो, फिर 2-3 दिन लॉजिकल रीजनिंग पढ़ो, एंड इस तरीके से ऑल्टरनेट करते रहो। ठीक है, तो बोरियत नहीं होगी। ऑल्सो जो भी टेस्ट कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेक अ हैबिट ऑफ बुक मार्किंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है उनको सेलेक्ट कर लो, ताकि रिवीजन के टाइम पे सिर्फ उन्हीं को ही रिवाइज करो। जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो बेकार के क्वेश्चंस हैं, उनको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, राइट? ऑल्सो रिवाइज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपने बुक मार्क किया है, इनको ओकेजनली रिवाइज करते रहो। वेरी इंपॉर्टेंट नोट इज दिस थिंग, जो भी टेस्ट कर रहे हो, चाहे वो टॉपिक टेस्ट है, चाहे सेक्शनल टेस्ट है, चाहे मॉक टेस्ट है, चाहे फुल लेंथ टेस्ट है, जो भी टेस्ट कर रहे हो उसका एनालिसिस जरूर करना है। एंड एनालिसिस का मतलब क्या है, हर एक क्वेश्चन देखो आपने कैसे अटेम्प्ट किया है, आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपने 5 मिनट लिए हैं तो 4 मिनट में कैसे कर सकते थे, एंड बेस्ड ऑन दैट मेक अ लिस्ट ऑफ योर वीक एरियाज एंड स्ट्रेंथ्स, right? And keep working on your weak areas. All right. Now, next thing is the students who are not beginners basically. So आपने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, एंड आपके बेसिक्स दुरुस्त हैं, ठीक है ना? तो आपको क्या करना चाहिए? अब आपको क्या करना चाहिए, जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं उनको फिनिश करना चाहिए। ऑब्वियसली आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपने टॉपिक वाइज टेस्ट तो कर ही लिए होंगे। अगर टॉपिक टेस्ट नहीं किए तो पहले टॉपिक टेस्ट को फिनिश करो, ठीक है? अगर आपके सारे टॉपिक्स के बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, लेट्स से आप बोल रहे हो कि सर 1 महीना पहले स्टार्ट किया है तो अभी बेसिक्स चल ही रहे हैं, तो बेसिक्स को फिनिश करो एंड देन एंटर दिस स्टेज एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? सो डोंट स्पेंड अनदर 3 months
इन वर्किंग ऑन योर फंडामेंटल्स. 3 months की जरूरत नहीं है, फटाफट से फंडामेंटल्स फिनिश करो and start the sectional test. Then keep solving all the full length tests at regular intervals and then identify your weak areas. Weak areas कुछ भी हो सकते हैं कि भाई मेरे को गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में राउंड रॉबिन समझ में नहीं आया, राइट? या फिर अरेंजमेंट्स में, डिस्ट्रीब्यूशंस में एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे. हाँ, रूट्स एंड नेटवर्क्स में कुछ टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे. बबल चार्ट रीड करना नहीं आ रहा कि सेंटर पॉइंट क्या होगा, टॉप वाला पॉइंट क्या होगा, बॉटम वाला पॉइंट क्या होगा, ये चीजें समझ में नहीं आ रही. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीक एरियाज, राइट? Also give at least 1.5 hour every day if you feel that you are comfortable in this area. ठीक है ना? अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मिनिमम 2.5 hours देना है. अगर आप थोड़े से भी कंफर्टेबल हो तो 1.5 hour देना है. अदरवाइज ये वाला एरिया आपका वीक एरिया बन जाएगा. ओके, एंड देन अगेन वेरी बेसिक थिंग, बुकमार्क करते रहो एंड रिवाइज करते रहो एंड जो भी टेस्ट कर रहे हो उसका प्रॉपर एनालिसिस करो. इसके बिना हर चीज अधूरी है. ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके एवरी ईयर hundreds of my students have scored above 95 percentile in DILR section of CAT, right? So if you are the one who is going to follow these things, then definitely I can say that you are a suitable candidate, you are a suitable student who can also score above 95 percentile easily in DILR. and थोड़े से भी ज्यादा efforts करते हो तो 99 percentile कहीं नहीं जाएगी. All right, so friends, that's all from my side. एक चीज याद रखो, DILR सिर्फ एक ही चीज से इंप्रूव कर सकते हो. इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड गेनिंग मोमेंटम, राइट? प्रैक्टिस करते रहो, मोमेंटम गेन हो जाएगा, मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे टेस्ट सीरीज में. जिस दिन प्रैक्टिस करनी छोड़ी उसके 10 से 15 दिन में यू विल अगेन फॉल बैक टू द सेम लेवल जहां से आपने स्टार्ट किया था. सो डू नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग and keep gaining the momentum that is required to get 99 percentile in CAT 2025 LRDI section. All the very best to all of you. Thank you very much.